इलेक्शन 2024 के सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपका मौक़िफ़ में सैमसन जावेद की जानब से तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक जानी पहचानी जमात तहरीके बेदारी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शहजाद इमरान सोत्रा जो इलेक्शन में खड़े हैं, हम जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से क्यों ये इनिशिएटिव लिया, और उसकी मावनत कर रहे हैं डॉक्टर आदिल गौरी साहब जो तहरीक बेदारी के वाइस चेयरमैन हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं जहाँ भी पंजाब में हो या किसी भी सूबे में हो, ये हमेशा हकूक़ के लिए पेश पेश रहे हैं, सियासत में पेश पेश रहे हैं। कोई भी इनका अपना एक वकालत का वकीलों का पैनल भी है जहाँ ना इंसाफी इस तरह के भी ये सामने आए, और इन्होंने बड़े शोर के साथ एक बड़ा एहतजाज भी किया कि हमें जुदागाना इंतखाबात हल्का बंदी के साथ दिया जाए। और जब ये सारा राइट नहीं मिला वोट देने का ताकि नुमाइंदे हमारे हमारे वोट के जाएं, तो फिर इन्होंने ये इरादा किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें। इस तरह नाज़रीन, आप दूसरे जो भी इलेक्शन में खड़े हैं हम उनको भी दावत देते हैं कि वो हमसे रब्ता करें और हम उनका भी मौका पेश करें। याद रहे कि हल्का NA 56 रावलपिंडी के कुल वोटर्स 4,52,000 पर मुश्तमिल हैं, और क्रिश्चियन आबादी जो है इसकी तकरीबन 40,000 है। ये हल्का सेटेलाइट टाउन, सादकाबाद, शमशाबाद और खसूसन बहुत सारी मसीह आबादियां भी हैं इसमें। और मज़े की बात यह है कि इसमें लाल हवेली भी आती है। ये हल्का एक मारूफ मुस्लिम अवामी पार्टी शेख रशीद साहब का भी हल्का है, लेकिन पिछली दफ़ा 2013 में यहाँ से इमरान खान साहब कामयाब हुए थे, जो हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, उनको शिकस्त थी। और इस वक्त बहुत सारे इस हल्का में खड़े हैं, शेख रशीद खुद, अजाजुल हक, फिर मुस्लिम लीग के हनीफ अब्बासी, फिर हकीकी पार्टी के और भी बहुत सारे हैं। तो इस सूरत हाल में आप जानते तो हैं सारे, और शहजाद इमरान भी इस बात का इकरार करते हैं कि शिकस्त तो यकीनी है जहां बड़े बड़े कदावर शख्सियत हों। तो मैं इनका पहले मौक़िफ़ जानूंगा कि इन्होंने ये इरादा क्यों किया कि वो इलेक्शन में खड़े हों। तो शहजाद साहब, आप मौक़िफ़ बताइएगा कि बिलाखिर आपको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप क्यों आए। जी। सैमसन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप जैसे कौम परस्त बंदे जो हैं वो अपनी कौम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सैमसन भाई, हमारा जो इलेक्शन लड़ने का मकसद है कि हमने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया NA 62 से। तो हमारा एहतजाज जो है वो पूरी दुनिया में देखा गया, नेशनली कौमी सतह पे भी और इंटरनेशनली सतह पे भी, बैनुल अक़वामी सतह पे भी। तो डॉक्टर साहब हमारे चेयरमैन तरीके बेदारी के साथ हमारा अभी फिर मेरी मुशावरत हुई, तो हमने कहा कि जीत हार तो नसीब की बात है, जी। फतह शिकस्त मेरे खुदावंद के पास है। तो इस तरीके से हमारे जो अक़लीतों के, जो खसूसन मसीह बरादरी के जो हकूक की पामाली हो रही है, ये हमारा एहतजाज, अगर हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, अगर मसीह बरादरी ने हमारा साथ देती है, तो बहुत सारे कौम परस्त लोग हैं जो हमारा साथ देंगे, तो फिर ये हमारा एहतजाज बहुत मौसर होगा। ये उन कानों तक भी आवाज पहुंचेगी, कौमी सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी, जो कान हमारी बात नहीं सुनते, जिनको ऊंचा सुनाई देता है। जहां पे हमारे हकूक की वायलेशन होती है, हमें अपने वोटों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक, जो बुनियादी हक है, वो नहीं दिया जाता। जो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं, उनकी जो है वो सुनवाई नहीं होती, उनको नहीं पूरा किया जाता। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि जब तक हमारा जो ये सिलेक्शन सिस्टम निज़ाम है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, और जो हमारा निज़ाम है जुदागाना इंतखाबात हल्का बंदियों के साथ, उसको नहीं अपनाया जाता,
तो हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। फतह शिकस्त मेरे खुदावंद के पास है। जी आदिल गौरी साहब, आप ये बताइएगा कि ये सियासत, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो सिस्टम चल रहा है, सिलेक्शन सिस्टम, यही बेहतर है, लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया कि आजाद उम्मीदवार खड़े हों, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि सियासत सियासत हमारे लिए है क्या चीज है? पहले इसको बयान करते हुए फिर इस स्टेप की बहुत भी बात शुक्रिया। करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। जी। सियासत दरअसल अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। अगर कोई समझ सके तो सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो ना सिर्फ आपको सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती हकूक़ फराहम करता है, बल्कि हकूक़ जितने भी हैं उन सब के हसूल के लिए पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है जहाँ से उनके हसूल के लिए जद्दोजहद की जाती है और वहीं से इनको मुमकिन बनाया जाता है। तो आपने बात की है कि कुछ लोग सिलेक्शन सिस्टम के हामी हैं और कुछ लोग इसके खात्मे की जदोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं जो लीडरशिप है इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा जो कौम परस्तों पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा मफाद परस्तों पर मुश्तमिल है। मफाद परस्त वो हैं जो बजरिया सिलेक्शन असम्बलियों में जाने की जिद्दोजहद करते हैं, और कौम परस्त वो हैं जो 5 साल सड़कों पर जिद्दोजहद करते हैं अपने कौम के हकूक के लिए। वो पार्लियामेंट में नहीं होते, लेकिन जो काम पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए वो सड़कों पर कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन के हामी चंद सौ अफराद हैं जो इन सियासी जमातों के बगल बच्चा हैं, जो सियासी डेरों की सेव करते हैं, जो सियासी डेरों की गुलामी करते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सिस्टम तब्दील हो, और बदकिस्मती ये है कि इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए असेंबली के अंदर से आवाज उठना जरूरी है। लेकिन जो मफाद परस्त सिलेक्शन सिस्टम के जरिए आते हैं वो कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि वो आवाम के दरवाजों पे जाकर उनसे वोट लें और फिर जाकर असेंबली में बैठें। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी अकलियतों को इस सिस्टम का इंतहाई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये लोग जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज बननी चाहिए, ये हमारी आवाज बनने की बजाय अपनी पार्टीज की आवाज बनते हैं। आपको, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन जो पार्लियामेंट अभी खत्म हुई है उसकी बात करूंगा कि जबरी शादी अकली मजहब के हवाले से जो बिल मुस्तरद हुआ, तो जिन अक्सरियती नुमाइंदों को हम वोट देते हैं उन्होंने भी हमारे हक में आवाज नहीं उठाई। मुझे उनसे तो जो गिला है वो है, लेकिन मुझे गिला अपने नुमाइंदों, अकलीती नुमाइंदों से है कि वो भी इस बिल के बारे में कोई किरदार अदा नहीं कर सके। पिछली पार्लियामेंट में ही आमर नवीद जीवा ने बिल पेश किया कि अकलियतों को ये हक दिया जाए कि वो सदर ममलकत और वजीर आजम, वजीर आला के इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले सकें। लेकिन इस बिल को भी तमाम पार्टीज ने मुस्तरद किया। इस पर भी आमर नवीद जीवा के अलावा किसी पार्टी के किसी एमएनए ने उसका साथ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलेक्शन सिस्टम के जरिए आने वाले सिर्फ अपने जाती मकासद पूरे करते हैं या अपनी पार्टी के मकासद पूरे करते हैं। इसलिए हमारी गुज़श्ता सालों में भी यही जिद्दोजहद थी और आइंदा आने वाले सालों में भी यही जिद्दोजहद होगी कि हम इस सिस्टम का खात्मा करें और अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। और इमरान शहजाद साहब, ये आपने जो 96 का इंतखाब, 56 का जो आपने इंतखाब किया हल्के का, आप जानते तो थे कि बड़े बड़े वहां पे पहलवान हैं आपके, बड़े कद्दावर, तो ये वाला कोई और हल्का क्यों नहीं लिया आपने? तो चलें, इसका आप बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ, बात करता हूँ। जी शहजाद साहब। सैमसन भाई, हम्म। पहली बात तो ये है कि मैं सैटेलाइट ओन में रहता हूँ, इधर सहमत रोड पे। तो ये मेरा हल्का है। तो पिछले तकरीबन 20-25 साल से मैं इधर रह पजीर हूँ, रावलपिंडी में ही। तो पिछला भी जो मेरा हल्का था एन 62, वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो यही थी। और तो लोगों के से आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जो मसीही वोटर्स हैं उनसे आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा सैमसन भाई, जो हमारे बहुत सारे कौम प्रस्त दोस्त हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी कौम के बंदे को सपोर्ट करें, अपनी कम्युनिटी के जो उनके हकूक के लिए 5 साल से मुसलसल सड़कों पे, रोडों पे
प्रेस क्लब में उनके हकूक के लिए, जहां पे भी किसी मजलूम के साथ, किसी मसीही के साथ या किसी भी मजलूम के साथ ज्यादती हुई, आपको आपका ये बंदा नचीज शहजाद सोत्रा उधर फ्रंट पे खड़ा हुआ नजर आया, आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया। पर एक बात ये भी बताते जाएं कि ये जो तहरीक आपने बढ़ाई हुई थी जुदा गाना की, और साथ हल्का बंदी का भी आपने ऐड किया था, इसकी नाकामी की वजह आपको कुछ नजर आया कि नाकामी की वजह क्या है? कि आप वो तो ठीक है, वो कभी भी आपके नुमाइंदे आपकी बात नहीं करेंगे या वो नहीं चाहेंगे कि आपको वोट का हक मिले। मतलब वो तो एक लाइन में लगे हैं ना, मसलसल कंटिन्यूली आ रहे हैं, चौथा साल भी है किसी को, और इस तरह आ रहे हैं, तो क्यों कामयाब क्यों नहीं हो पाई ये तहरीक? जी। सैमसन भाई, आपने देखा होगा कि ये जो सिलेक्शन सिस्टम है, इसके पीछे भी ये खुद भी एक माफिया है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो माफिया कौन कौन से हैं, जिन लोगों के मफादात इन लोगों से वाबस्ता होते हैं। अगर हमने भी इस सिलेक्शन सिस्टम के थ्रू असेंबली में पहुंचना होता तो मेरे पास भी बहुत सारे रास्ते हैं और थे, लेकिन ये आपका नुमाइंदा वो होता है जिसको बराह रास्त आप वोट दे के मुंतखब करते हैं। तो फिर ये जो सिलेक्टेड सीट के नुमाइंदगान है, ये किधर से आ जाते हैं? ये पार्टीज के नुमाइंदे होते हैं, उनकी कठपुतलियां होती हैं, ये उनके हुक्म के ताबे होते हैं। ये पार्टी जो डिसिप्लिन लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारा यही मुतालबा रहा है कि हमारी मसीही बरादरी को जो उनके हकूक की वायलेशन होती है उसको रोका जाए, जो हमारी कौम के साथ जो उनके नारवा सलूक बरता जाता है बहुत सी जगहों पे, उसका तदारक किया जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से बारहा यही मुतालबा करते हैं कि मरदमशुमारी, आप देखेंगे कि अभी तक मरदमशुमारी के अदाद शुमार शाया नहीं किए गए, ये जो नई मरदमशुमारी हुई है 2023 की। तो पिछली मरदमशुमारी में भी हमारे जो 11 लाख जो वोटर थे, जो लोग थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, तो जी। उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो हमारी हल्का बंदियां होनी चाहिए। हमारे जो जो हमने अपना मंशूर रखा है, अगर आप 2 मिनट दें मुझे तो मैं आपको अपना मंशूर भी बता देता हूँ। मैं मंशूर की बात करता हूँ, पहले मुझे ये बताइएगा कि जब मेन जर्नल नशिस्त पे या दूसरी नशिस्तों पे खड़े जो मुस्लिम कह लें कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, दावे बड़े करते हैं कि जी हम आज़ाद हैं, हमें बराबरी के हकूक है, लेकिन जब हमारे नुमाइंदों की बात आती है या हमने अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करके भेजने हैं, तो तब तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। क्या वोटर्स उनको एहसास नहीं दिलाते कि भाई हमारे नुमाइंदे क्यों नहीं है? तो फिर मैं आदिल साहब से पूछूंगा यही सवाल जो आप मंजूर की बात कर रहे थे ना, मैं इनकी तरफ जाऊंगा। जब मैंने पोस्ट लगाई तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी आजाद उम्मीदवारों का तो मंशूर ही नहीं होता, इनके पास कोई नहीं नुक्ता नजर। फिर मैं आदिल साहब से पूछूंगा, आप मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त हम रियलाइज क्यों नहीं कराते? वो कहते हैं हमारे बराबरी के हकूक है। जी। सैमसन साहब, पहली बात तो ये है कि आइन में तो लिख दिया गया है कि तमाम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई गैर मुस्लिम बंदा सदर पाकिस्तान बन सकता है, वजीर आजम पाकिस्तान बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकता है? नहीं। तो फिर कहाँ पे हम बराबर के शहरी हैं? हमें अपने वोटों से अपने नुमाइंदे चुनने का भी हक नहीं। ये हम बराबर के शहरी, अगर बराबर के शहरी होते तो हमारे भी इलेक्शन होते, हमारे लोग भी वोटों के थ्रू जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते। अब ये चोर दरवाजे से जो बहुत सारे लोग हैं बहुत सालों से मुसल्लत हैं, तो ये चोर दरवाजों से पैसे के थ्रू, दूसरे तरीकाकार के थ्रू, आप उसको जो भी नाम दे, वो शॉर्टकट रास्तों से आते हैं। तो फिर ये असम्बली में जब जाते हैं तो ये मसीही कौम के अपने लोगों के हकूक की बात नहीं करते। आज तक मुझे बताएं कि ये जो इनके पास जो तरक्याती फंड होते हैं, क्या वो किसी मसीही इलाके का इन्होंने विजिट किया है? तो किस इलाके में लगे हैं कोई पता नहीं। तो बहुत सारे लगे भी होंगे बहुत सारे इलाकों में, लेकिन ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो मेरे बेसिक इलाके हैं, उनमें तो कभी कोई ये तरक्याती काम नहीं करवाया गया। शहजाद साहब, उसकी वजह ये भी है जो मेरे एक्सपीरियंस में या सुनने में भी आई है, जो पार्टी इनको
सेलेक्ट करती है, वो कहती है हमारा भी हक है, हमारे इलाके में भी आप तरक्याती फंड लगाओ। वो भी इस तरह भी होता है। फिर हमारे पास तो थोड़े से हैं, वो कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये भी सबसे बड़ा जो अलमिया है। डॉक्टर आदिल गौरी साहब, आपसे बात भी हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके पास कौन सा मंशूर होता है, हमारे कौन से, हमारी अपनी कम्युनिटी हमें जो है वो ऐसे ही समझती है जैसे हम कुछ भी नहीं, ना तो सर, तेरा ना जैसा कि ना। आपको जी पता है कि जी हमारी जमात का नाम है मसीही तहरीक बेदारी। जी तो हम लोगों के अंदर इसी चीज की अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि उन्हें पता हो कि ये बातें वो लोग करते हैं जो सियासी नाबालग हैं। जिन लोगों को सियासत का पता है वो इस बात को समझते हैं कि शहजाद जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, तो उसके पास वोट लेने का एक नजरिया है, वो लोगों को बेदार कर रहा है। और हमेशा जो बेदार करते हैं, जो बोलते हैं, उन्हें नापसंद किया जाता है। इसको भी ये सहूलत हासिल थी कि ये भी किसी बड़ी जमात को ज्वाइन कर लेता और आज इसका नाम भी किसी प्रायोरिटी लिस्ट में होता। लेकिन उसके अंदर एक कौम परस्ती है, उसका मंशूर एक नजरिया है कि मैंने कौमी असेंबली में जाके अपनी कौम की आवाज बनना है। मैंने वहां जाकर बात करनी है कि पाकिस्तान में हर साल 1,000 से ज्यादा अकलियती बच्चियों को जबरी तब्दीली मजहब का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मुलाजमतों का जो कोटा है उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं है, जो ग्रांट्स हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं है, यहाँ मर्दमशुमारी ठीक नहीं है। और मैं आपको ये बात बताता जाऊं कि आज पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन सिस्टम है, कायद आजम मोहम्मद अली जना इस बात को बखूबी समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान कभी भी नशिस्तें नहीं जीत सकते अगर उन्हें अलग इलेक्शन का सिस्टम ना दिया गया। और इस मकसद के लिए वो कांग्रेस के पास भी चले गए कि इस काज में हमारी हिमायत की जाए। और फिर वक्त ने साबित किया कि उनका फैसला दुरुस्त था, क्योंकि वही अलमिया इस वक्त हमारे साथ है कि किसी बड़े से बड़े इलाके में भी अगर हम जाते हैं तो वहां पर मसीहियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबी हलके बनाए गए हैं उनमें वोटर्स की तादाद 5, 6, 7 लाख तक भी है। तो इतनी बड़ी अक्सरियत के होते हुए हमारे कैंडिडेट का इलेक्शन जीतना नामुमकिन है, और ना ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आया है कि कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी के मुकाबले में इलेक्शन जीत कर आया हो। ये इन पार्टीज को भी पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहजाद का इस इलेक्शन में जाना एक नजरिया है कि मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं। जीत तो सकते ही नहीं हम। अगर ये हारते भी हैं तो बैन अवी सतह पर ये मैसेज जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है ये अकलियतों के हक में नहीं है। और मैं बताता चलूं कि आने वाले चंद दिनों में मैं आपको कुछ और नाम भी बताऊंगा जो मसीही तहरीक बेदारी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि हमारी जो मजहबी मजहबी क़यादत है वो बड़ी फ्रंट लाइन में नजर आती है। मिसाल के तौर पर जब जड़ावाला का किस्सा भी हुआ, फिर जब भी मुलाकात होती है वजीर आजम से, प्रेसिडेंट से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो वो फ्रंट लाइन में आते हैं। जब मसाइल होते हैं, यहाँ मिसाल के तौर पर जबरी तब्दीली मजहब आ गया या 295 में, वहाँ हमें इतना भरपूर नजर नहीं आते। तो ये क्या सिलसिला है कि हमारे सियासतदान कुछ उनमें ज्यादा काबिलियत नहीं है, या हमारे मजहबी ज्यादा सियासी बन गए हैं? जी सैमसन भाई, बात आपने बहुत बड़ी की है। सैमसन भाई, सबसे पहले होते हैं सोर्सेज। अब जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनके पास बड़ी बड़े बेंगलोज हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। उनकी अप्रोच, उनके सोर्सेज, आप कह लें कि वो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता है। वो भी जाहिर है वो कौम के लिए वो भी बहुत सारी जदोजहद करते हैं। हमारे जो मजहबी रहनुमा है, बहुत सारे मजहबी रहनुमा, जब जड़ावाला का वाकया हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया, बहुत अपनी कौम के लोगों की मदद भी की। उनमें कुछ लोग अपने मफाद प्रस्त भी थे। खैर, ये तो चलता रहता है। ये आपने बात की है कि ये हमारे जो सियासतदान है, इनमें सियासतदानों में एक तो यूनिटी का फुकदान है। एक हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम जब देखें कोई भी बड़ा सरकारी अफसर आएगा तो उसके लिए
ना हमारे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, ना हमारे पास बहुत बड़ा कोई अदारा होगा, ना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ना ही सियासतदान जो हैं हमारे लोग। मैं आपको एक खुल के बात बताने लगा हूं कि मोस्टली लोग जो हैं सियासतदानों ने ऐसे ऐसे झूठे वादे किए हैं, ऐसे ऐसे जो लोगों से जो नहीं पूरे हो सकते वो वादे किए हैं, सब्ज बाग दिखाए हैं उनको, बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाई हैं, वो उसमें पूरा नहीं उतरे। तो अब मोस्टली लोग जो है वो सियासतदानों पे एतमाद नहीं करते। सही। यही वजह है सैमसन भाई। तो मैंने तो यंग आपको रियलिटी की जो बात है वो बता दी। यंग सियासत भी कोई सियासतदान नहीं सामने आ रहे ना, कि किसी को इनकर्ज किया जाए, जैसे आप लोग ही हो कि आपको इनकर्ज किया जाए, लाया जाए कि कली। असल में तो कहते हैं ना कि लीडरशिप का फुकदान है, तो लीडरशिप का फुकदान कैसे खत्म होगा? सैमसन भाई, सियासत से किनारा कशी करने का अंजाम ये होगा कि हमसे कमतर लोग जो हैं वो हम पे राज करेंगे। इसलिए मैं अपनी पूरी मसीही कौम की जो नौजवान है, जो यूथ है, उसको यही पैगाम दूंगा तो वो सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपके हकूक हैं, कोई आपको प्लेट में रख के तो देगा नहीं, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, और जो मुसलसल जद्दोजहद होती है वही कामयाबी की कुंजी होती है। मेरा ईमान है कि एक ना एक दिन जो हमारी जद्दोजहद है वो जरूर कामयाब होगी। जो हमारी तहरीक है मसीही तरीके बेदारी, वो पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और अपने लोगों के लिए अभी भी आवाज बुलंद करती है, और जो है वो आखिरी दम तक भी करती रहेगी। अच्छा, मैं एक और पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में हमारे मसाइल, जो मेन मसाइल हैं, वो क्या हैं जो सियासत ही खत्म कर सकती है? हमारे जी हमारा सबसे बड़ा जो इशू है वो तालीम का इशू है। अगर हमारे लोग तालीम हासिल कर लेंगे, जो ये बच्चे हैं, हमारी यूथ है, ये तालीम याफ्ता हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे, और अभी भी बहुत सारे हमारे एसीज हैं, डीसी हैं, ऑफिसर्स हैं, आईजी हैं, बहुत सारे कमीशन में हैं, आर्मी में हैं, बहुत आला आला ओहदों पे फाइज हैं। तो जो ये तालीम का निज़ाम है, जितने हम ज्यादा से ज्यादा तलीमी इदारे बनवा सकें ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तालीम याफ्ता होंगी, तो वो अपने हकूक का दफा ज्यादा बेहतरी से कर सकेंगे। डॉक्टर आदल गौरी साहब, आपसे ये पूछूंगा कि हमारे लीडर अक्सर कहते हैं हम जन्नत में रहते हैं, हमारे मसाइल कोई नहीं, हमें जो है बराबरी के हकूक हासिल हैं। तो आप क्या समझते हो कि वाकई हमें बराबरी के हकूक हासिल हैं? मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। हाँ, हम्म। अलबत्ता जो साहिबान ये बात करते हैं कि ये मुल्क उनके लिए जन्नत है, वाकई उनके लिए जन्नत है, क्योंकि वो एमएनए होते हैं, एमपीए होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। जो सहूलियात वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपने आप को जन्नत में तस्वर करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके नीचे वो लोग जिनके नाम पर वो असेंबलियों में बैठे हैं, जिनके नाम पर वो सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं, वो बदतरीन दोजख का सफर कर रहे होते हैं। उनकी बेटियां उठा ली जाती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उनके साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी होती है, तो उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता। तो वो किस तरह इस बात को तस्लीम करेंगे कि वो जन्नत में रह रहे हैं? और दूसरी बात रह गई मसावी हकूक की, तो मैं समझता हूँ कि मसावी हकूक जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हमारे लिए ख्वाब से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। क्योंकि अभी सोत्रा साहब ने आपको बताया कि अगर हमें बराबर के हकूक हासिल हैं तो हमें ये हक हासिल क्यों नहीं कि हम जीतें या हारें, लेकिन दौड़ में तो शामिल हों, कि वजीर आजम का इलेक्शन लड़ सकें, सदर मुमलकत का इलेक्शन लड़ सकें। और इससे भी मैं बात को थोड़ी ये लेकर जाता हूँ कि ना सिर्फ सियासी तौर पर ये कदगन है, बल्कि आईनी तौर पर यह भी पाबंदी आयद है कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के जस्टिस में चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। इवन के किसी भी कलीदी असामी पर आप काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है, हकूक तो दूर की बात है, आपकी हिब्बुल वतनी मशकूक है। और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया, जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, उनकी हिब्बुल वतनी मशकूक है कि वो किसी कलीदी ओहदे पर काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि हमें बसावी हकूक हासिल हैं, ये सिर्फ एक ड्रामा है लोगों को खुश करने का। आप किसी थाने में जाकर देख लें कि आपके मद्दे मुकाबल किसी अक्सरियती नुमाइंदे की बात किस तरह सुनी जाती है, क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है और आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये बयानात की
तक है कि अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल है, मैं इस बात को एडमिट नहीं आदल, आगे करता। आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि आपको याद है, सबको याद है कि CTI ग्राउंड में आपने एक जलसा नहीं होने दिया। उससे पहले जो है वो मरियम नवाज लाहौर कैथेड्रल में जब गई तो वहां पे गई तो दुआ के लिए थी या बरकत के लिए, बहुत बड़ा इशू बन गया उससे पहले आपके स्टेप लेने से। अब वो स्टेप जो है इस तरफ आ गया कि फिर CTI में जो प्रेयर फेस्टिवल हुआ, ठीक है, वहां पे ख्वाजा सफदर भी थे। उससे आगे फिर आऊं मैं, तो अभी मास्टर अनवर फजल पहले बिलावल भुट्टो से मिले, और उसके बाद जाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके साथ, जो मुस्लिम लीगी तर्जमान है अता तारड़ के साथ। तो ये सारे क्या मामलात क्या हैं जी? देखिए जी, मैं आपको बताता चलूं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़म चर्चेज हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, यूपी चर्च है, इनकी लीडरशिप को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो अपने प्रोग्रामों में इस किस्म के सियासी लोगों को बुलवाते हों या उनकी सियासत का हिस्सा बनते हों। अनवर फजल साहब ने जो सियालकोट में किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी गलत था। अगर वो किसी सियासी पार्टी की हमायत में निकल ही पड़े थे तो उनका किरदार एक मिसाली किरदार होना चाहिए था। अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करना था तो फिर उन्हें खुले लफ्जों में, खुलेआम उसे सपोर्ट करना चाहिए था। अब अगर वो बिलावल भुट्टो को भी अपनी रहायशगाह पर बुलवाकर उन्हें भी अपनी हमदर्दियों का यकीन दिलाते हैं, एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून को भी अपनी हमदर्दियों का यकीन दिलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मसीही रहनुमा का ऐसा किरदार उसको जेब नहीं देता। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही। इसका पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी एक सुना कि मजहबी जो लीडरशिप है उनका सियासत में आने का कोई कदगन नहीं, कोई कदगन नहीं। सियासत अगर नेक नियति से की जाए, और क्योंकि सियासत भी फलाह बहबूद और इस तरह से आती है। अब दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा कि ये स्टेप तो लिया है, आप दूसरों को क्या नसीहत, क्या कहेंगे कि वाकई हमें ये प्रैक्टिस जो है, अगर हमारे राइट नहीं होते तो हमें आज़ाद उम्मीदवार आके इस तरह रिकॉर्ड करते रहना चाहिए इस तरीके से? जी, मैं इस सिलसिले में हम्म। ये कहूंगा कि सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, ना ये कोई शजरे ममनुआ है। जो इंसान अपनी कौम के हकूक की जिद्दोजहद करने का इरादा रखता है, वो मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, समाजी रहनुमा है, उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो सिलेक्शन सिस्टम हम पे मुसल्लत किया गया है, ये भी मजहबी क़यादत का ही किया धरा है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकारी सतह पर जब भी कोई मामला होता है उसमें मजहबी क़यादत को ही इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसमें मजहबी क़यादत का ये फर्ज है कि वो इससे थोड़ा दो कदम पीछे हटें और हुकूमतों को बताएं कि जो सियासी मसाइल हैं वो सियासी लोगों को हल करने चाहिए। और यहाँ आ गई बात कि उनको ये चाहिए कि अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सियासत करें। वो किस तरह से करें कि शहजाद सोतरा के इलाके में जितनी मजहबी क़यादत है उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को बताएं कि ये बंदा आपकी शनाख्त की जंग लड़ रहा है, ये अपनी सीट की जंग नहीं लड़ रहा, और इसको पता है कि ये अपनी सीट नहीं जीत सकता, लेकिन क्या कर रहा है कि मसीही कौम की शनाख्त की जंग लड़ रहा है। इसको हल्के से अगर 40,000 वोट इसके हल्के में से है, अगर ये 20,000 वोट भी लेकर जाता है तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में दूसरे कैंडिडेट्स को पता होगा कि यार ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी शनाख्त होगी, हमें तस्लीम किया जाएगा। इस वक्त क्यों नहीं तस्लीम किया जाता? मैं सियालकोट की बात करता हूँ कि गुज़श्ता PTI की हुकूमत में 17 अरब रुपया सियालकोट में आया। मुझे कोई ये बात बता दे, कोई निशानदेही कर दे कि 40-50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया भी किसी क्रिश्चियन आबादी में लगा हो, तो क्यों नहीं लगा? उसकी वजह यह है कि हम में इत्तेहाद नहीं है। मजहबी क़यादत को चाहिए कि लोग उनका एहतराम करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, ये उन्हें बताएं कि आपकी शनाख्त आपके इत्तेहाद में है, तो जिन हलकों में मसीही उम्मीदवार खड़े हैं आप उन्हें वोट देकर उनका वजन बढ़ाएं, उससे आपका वजन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजी, शहजाद
इमरान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब ने भी आपको वही बात बता दी कि अगर मेरी मसीही कौम इस इलेक्शन में मेरा साथ देती है, मुझे सपोर्ट करती है, वोट करती है, तो जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही हम पिछले काफी सालों से कर रहे हैं, एहतजाज की सूरत में हो, धरनों की सूरत में हो, तो वो बहुत सारे, अगर हम यूनिटी का, इत्तेहाद का दरस देते हैं, हमारे लोग मुत्तहद होते हैं, तो फिर हमारी बात में वजन भी होगा। हमारे, अगर हमारे पास वोटों की ताकत होगी, हम 10-20 हजार 30 हजार वोट लेते हैं, तो उससे ये होगा कि हम जिस भी अदारे में जाएंगे, जिस भी अपनी कौम के हकूक के लिए कहीं पे भी निकलते हैं, तो हमारी बात में भी वजन होगा और हमारी बात लोग, जो ऑफिसर्स हैं, जो हुकूमती एहलकार हैं, वो गौर से सुनेंगे। हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन ने आप हमें बताएं कि हमारा ये जो हमारे एमएनएज हैं सिलेक्टेड और ये जो एमपीएस हैं, इनका लेजिस्लेशन में क्या किरदार रहा है? कोई आज तक 30 सालों में कोई ये बिल मंजूर नहीं करवा सके। इनके जितने भी बिल आए वो रद्दी की टोकरियों में गए। इनका काम, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सियासतदान हैं, जो एमएनएज एमपीएस हैं, इनका काम है कि वो कानून साजी करवाएं, अपने लोगों के लिए कोई ऐसे कवानीन बनाएं। जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों जो हमारा जड़ा वाला सानिया हो गया, अगर हमारा मुतालबा, अगर हमें खुदा कोई ऐसा ओहदा देता है, तो हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा कि हम असम्बली में पहुंच के अपने लोगों के लिए वो कानून साजियां करवाएं, वो कानून या आइन में तरमीम करवाएं कि जिससे हमारा ऐसा कोई सानिया दोबारा जड़ा वाला वाला जैसा कोई सानिया रोनमा ना हो। ऐसा कोई कानून में जो है वो तरमीम करवाई जाए, जो जी। कानून साजी करवाई जाए, मर्दमशुमारी को दुरुस्त करवाया जाए, हमारा जो है वो इलेक्शन सिस्टम सही करवाया, हमारी जो चर्च प्रॉपर्टी पे कब्जे हैं, जो मिशनरी इदारों पे कब्जे हैं, उनकी रोकथाम और तदारक किया जाए। सैमसन भाई, आपने देखा कि हमारे बिशप खान रियाज ने जो न्यू कवर्नेंट स्कूल सिस्टम बनाया, इतना बड़ा दायरा बनवाया बिशप इफ्तार इंद्रियाज साहब ने, लेकिन उधर गंदे कुएं बनवा दिए गए। उसमें हमारे बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी मुलव्वस थे बनवाने में भी। अब उनको वो बंद नहीं किया जा सकता। पिछले कई सालों से हम उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन किसी भी हमारे इकलीसी नुमाइंदे ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो गंदे कुएं ही बंद हो सके। तो बीइंग यसुअल मसीह का फॉलोअर और सिपाही होते हुए, हम अपनी कौम के हकूक की जो जंग है वो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, और मेरा यकीन है कि खुदा हमें जरूर सुरखरू करेगा और कामयाब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गुजारिश करता जाऊं, कोई फीडबैक भी ये हमें आती है। हम शुरू से कहते हैं कि क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग प्रोसेस, सियासत का ट्रेनिंग प्रोसेस है, जो इस दफा बड़ा अच्छा, जो भी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, सियासी एक्सपीरियंस भी होगा, कैसे जोड़ तोड़ भी करते हैं, क्या मसाइल हैं क्या नहीं है, और ज्यादा होंगे। तो मैं शुरू से, मेरा मौकफ ये है कि मजहबी जो क़यादत है, क्योंकि उनकी अप्रोच ज्यादा होती है, आम आदमी से मजहबी लीडरशिप की अप्रोच ज्यादा, अगर वो अपने नौजवानों की ट्रेनिंग, सियासी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं, आगे रखते हैं, सामने रखते हैं एक किसी नजरिए के तहत, तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि सियासत जो है वो एक वाहिद, जैसे आदल गौरी साहब ने भी बताया कि सियासत हकूक की बात है, हकूक की, कवानीन की, जो कि इम्तियाज पाए जाते हैं कवानीन में या माशरे में, उनकी उनकी बेहतरी के लिए कानून सामने लाए जाते हैं। और हर शहरी को, चाहे वो उस किसी भी मजहब का, कानून हमेशा से बनाया जाता है, तो उनको लाना चाहिए सामने ताकि ट्रेनिंग हो। बल्कि बहुत सारे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि थिंक टैंक है, सियासी थिंक टैंक, वो बनने चाहिए ताकि सामने आए। तो मैं आपका बहुत मशहूर भी हूँ, दोनों का ही, डॉक्टर आदल गौरी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे दूसरे भी, कि इनका भी बड़ा लंबा चौड़ा एक सियासत में, एक शौर में, एक यूथ में बड़ा किरदार रहा है, जिसमें हम भी शामिल थे कभी। और शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मौकफ बयान किया। खुदा करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इस तरह जितने भी खड़े हैं इलेक्शन में, हमारे मसीहों को चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अपने मफादात का सौदा ना करें, उनको प्रमोट करें, उनको सामने लाएं,
ताकि ये बेहतर हो। और बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन इस वक्त यही था कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके मौक़िफ़ सुने, आप तक नाज़रीन पहुंचाएं। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आदिल गौरी साहब, शहजाद साहब आपके साथ हैं कि खुदा आपको और हिम्मत और ताकत दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।